हेलो बच्चों, मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन और आप सभी के बीच लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर का क्लास। जितने भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, अपना एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, उन सभी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। इससे पहले आपको हम बता दें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। तो एक्चुअल में बात ये है ना कि इससे पहले हम जितना भी आप लोगों का क्लास ले रहे थे, समझिए कि वो आपका ट्रेलर था। एक्चुअल में जो अब पिक्चर चलेगा अब चलेगा, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक फसलों के बारे में पूरा डिटेल्स में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इससे पहले जितना भी क्लास हुआ है वो क्या क्या चीजें उसमें हमने पढ़ाया है। उन सभी को आधार बनाते हुए आगे का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को हम बता दें कि हमने इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप पढ़ाया है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ फसलों का वर्गीकरण, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? फसलों का वर्गीकरण। अगर हम फसलों का वर्गीकरण की बात करें तो इसमें हमने अलग अलग आधार पर फसलों का वर्गीकरण पढ़ाया है, जिसमें आपका सीजन के बेस पे था। किसके बेस पे? सीजन के बेस पे, ठीक है ना। इसके अलावा लाइफ साइकिल जीवन चक्र के आधार पे फसलों का वर्गीकरण। और ये सिर्फ हमने इंग्लिश में नहीं पढ़ाया बाबू, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हमने पढ़ाया है। तो आपकी जो तैयारी है, यहां से तो आपको हम बता दे रहे हैं कि 8 क्वेश्चन मतलब मिनिमम पूछा जाता है और मैक्सिमम 12 क्वेश्चन तक पूछा गया है, ठीक है ना। जब आप PYQ क्वेश्चन देखिएगा तो वहां आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने बताया कि सीजन के आधार पे और लाइफ साइकिल। इसके बाद आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पे, आर्थिक महत्व के आधार पे फसलों का वर्गीकरण हमने पढ़ाया है। फिर हमने पढ़ाया स्पेशल यूज के बारे में, स्पेशल यूज के बारे में। उसके बाद आपका सॉइल टेक्सचर के आधार पे, किस सॉइल का टेक्सचर कैसा होता है, इसके आधार पे कि कौन से सॉइल टेक्सचर में किस प्रकार की हम मृदाओं किस प्रकार की फसलों को बोएंगे। फिर हमने बताया था आपका डेप्थ ऑफ सोइंग, मतलब कितनी गहराई पे हम फसलों को बोएंगे, डेप्थ ऑफ सोइंग। ये सभी आधार पे हमने बताया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन से बीज का, मतलब कौन से फसलों के बीज का साइज बड़ा होता है, किसका मध्यम होता है और किसका सबसे छोटा होता है। तो ये साइज ऑफ सीड की बात थी, साइज ऑफ सीड, ये सभी हमने बताया है, ठीक है। इसके अलावा आपको और चीजें बतानी है। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। ये टोटल हमने इसका 5 लेक्चर डाला हुआ है और एकदम आराम आराम से हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हमने पढ़ाया है। वहां पे आप जाकर इस क्लास को देख सकते हैं और काफी मजा आएगा आपको। और नो डाउट आपका तैयारी इतना अच्छा से हो जाएगा ना कि आपको लगेगा कि एकदम हमने आपको, मतलब एग्रीकल्चर के टीचर की कमी ही पूरा नहीं, मतलब जो कमी होगा, वो जो कमी आपका है वो उसका एहसास ही हम नहीं होने देंगे। आप घर बैठे भी इस क्लास को एकदम अच्छे से कर सकते हैं और आपका इंटरमीडिएट में काफी अच्छा मार्क्स भी आएगा, इस बात को आप याद रखिए। और साथ में इंट्रेंस का भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाइएगा। चलिए, उसके बाद हमने आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये मतलब अलग से हमने चैप्टर बनाया है ताकि आपको चीजें काफी इजी वे में समझ में आए, ठीक है ना, जिसका नाम है बोटेनिकल नेम, ठीक है ना। अब बोटेनिकल नेम को हमने 2 पार्ट में बांट के पढ़ाया है। एक तो हमने खरीफ के बारे में पढ़ाया है कि जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उनके बोटेनिकल नेम क्या होता है। सिर्फ बोटेनिकल नेम की ही चर्चा हमने नहीं किया है, ये सिर्फ आपको वानस्पतिक नाम ही नहीं दिख रहा होगा वहां पे। इसके अलावा वानस्पतिक नाम के अलावा हम आपको बता दें कि वहां पे आपको फैमिली भी बताया है हमने,
क्रोमोसोम नंबर भी बताया है और उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है वो उसको भी हमने बताया है। और जो मेन आपका फसल है किसका प्रोडक्शन किस राज्य में ज्यादा होता है ये भी हमने बताया है। और उन सभी का यूज जब हम एक एक क्रॉप पढ़ाएंगे तो उन सभी का यूज यहाँ पे होगा और आपको वो चीजें बार बार रिपीट होगा तो आपको काफी अच्छे से याद हो पाएगा, ठीक है ना। तो खरीफ का वीडियो नंबर 6 है, वीडियो नंबर कितना है 6 है। और रबी वाला जो है वो वीडियो नंबर आपका 7 है, वीडियो नंबर कितना है 7 है। तो इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा और इससे पहले ये आप 5 लेक्चर जो है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और इसके अलावा हम आज शुरू कर रहे हैं मेन क्रॉप, ठीक है ना, मतलब अभी आपका पिक्चर चालू होने वाला है और यहां से आपको हर चीजें अब क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। अब एक्चुअल में हम लोग जानेंगे कि राइस की बुआई कैसे करते हैं, राइस के लिए कैसा क्लाइमेट होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हर चीज की चर्चा होगी राइस के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं एग्रोनॉमी, इसको हम हिंदी में कहते हैं सस्य विज्ञान, जिसमें हम फसलों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और फसलों के अलावा हम इसमें लैंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, मतलब भूमि प्रबंधन की बात करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम साइंटिफिक तरीके से फसलों का बुआई करते हैं, उसी को हम कहते हैं एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी में पहला हमने आज जो शुरू करने मैं जा रहा हूं उसमें हम पढ़ेंगे सीरियल क्रॉप्स के बारे में। किसके बारे में, सीरियल क्रॉप्स के बारे में। अगर हम सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो इसमें हम लोग मेन चीजें क्या पढ़ना है तो देख लीजिए। उसके बाद हम लोग पल्स पढ़ेंगे, फिर ऑयल सीड पढ़ेंगे और फिर फाइबर क्रॉप पढ़ेंगे जैसे कॉटन और जूट, और फिर हम लोग पढ़ेंगे गन्ना के बारे में, ठीक है ना। देखिए सीरियल क्रॉप में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका राइस। क्या है बाबू, राइस है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका राइस है। अब राइस क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, तो राइस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा सबसे मुख्य भोजन है राइस। बहुत सारे बच्चे जो शहरों में अलग अलग शहरों में रह के पढ़ते हैं वो रोटी बनाने का मतलब उनका मन ही नहीं करता है, वो सोचते हैं कि यार राइस ही बना लेते हैं, कुकर में रखना है पानी में डाल के और फिर क्या करना है खा लेना है। कौन उतना लॉन्ग प्रोसेस अपनाएगा रोटी वाले में, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट प्रोसेस में हो जाता है आपका राइस, ठीक है ना, और खाने में भी मजा आता है, ठीक है ना। वैसे भारत के लोग भी और बिहार के लोग भी, मतलब भारत का तो इम्पोर्टेंट है ही, जो मतलब राइस क्रॉप है भारत का इम्पोर्टेंट क्रॉप तो है ही, बिहार वाले का भी है भाई, ठीक है ना। अब बिहार में एकदम मतलब अच्छे से खाते हैं सब, ठीक है। अब चलिए व्हीट की बात हम करते हैं, दूसरे नंबर पे ये भी है, हम दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के खाते हैं, ठीक है ना। सुबह मतलब सुबह में बहुत सारे लोग ये खाते हैं और नाइट में रोटी, बहुत सारे लोग इसका अपोजिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका मेज है, ठीक है ना। जो हम लोग के दादा दादी, जो हम लोग के बुजुर्ग लोग थे वो लोग क्या करते थे, ये नहीं भी मिलता था पहले अच्छे क्वालिटी का, तो आ जाइए मेज का रोटियां खाया करते थे वो लोग, बाजरे का रोटी खाया करते थे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें उन लोगों में थी और काफी मजबूत हुआ करते थे, ठीक है ना। और इसमें काफी जो आपका बाजरा ज्वार मेज ये काफी न्यूट्रिटिव वैल्यू वाली है, ठीक है ना फसलें। अभी इसका उत्पादन सबसे ज्यादा मोदी जी कराने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया, मतलब एक मिशन चलाया और उसके लिए इन्होंने मोटे अनाज ईयर भी घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय 2023 में। और इसके अलावा जितने भी ब्रिक्स सम्मेलन जब हुआ था, जो अदर कंट्रियों के जितने भी मतलब गेस्ट के तौर पे आए थे, उन सभी लोगों को क्या खिलाया गया था, बाजरे ज्वार मक्का की रोटियां, ठीक है ना, एकदम अच्छे से बना के कि ये हमारा एक्चुअल भोजन है। और फिर उसको बढ़ाने के लिए इसका नाम दे दिया गया, अब मोटे अनाज को सीरियन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा राइस है, तो राइस से शुरू करते हैं भाई, ठीक है। आइए हम स्टार्ट कर दे राइस आज, ठीक है। चलिए ये लिख लिए राइस, ठीक है ना। यहां पे पूरा लिखिए कल्टीवेशन ऑफ राइस, कल्टीवेशन ऑफ राइस, ठीक है ना। हिंदी में लिखिए धान की खेती, किसकी खेती,
धान की खेती, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का कहना होगा सर राइस मतलब होता है चावल, अब पैडी मतलब होता है धान, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, आमतौर पे बोलचाल के भाषा में हम लोग राइस को धान भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग कल्टीवेशन ऑफ राइस लिख दिए हैं और धान की खेती लिख दी है, ठीक है ना। यहाँ पे आप चावल की भी खेती कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन चावल क्या, जब आप पूरा कवर से निकाल लेते हैं उसको, जो आप खाते हैं उसको हम चावल कहते हैं, और जो कवर सहित होता है उसको हम धान कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग धान की ही तो खेती करेंगे ना। और ये जो यहाँ पे हम पैडी भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इससे कोई ज्यादा आपका फर्क नहीं पड़ने वाला है। कल्टीवेशन ऑफ राइस कहिए या धान की हिंदी में खेती कहिए, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बोटेनिकल नेम का। अब देखिए, जितना भी फसल पढ़ेंगे सबसे पहले बोटेनिकल नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? बोटेनिकल नेम। अब बोटेनिकल नेम का एक अलग से हमने क्लास भी पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो वहां से आप लोगों का चीजें रिवीजन होगा। आइए, अब बोटेनिकल नेम को हिंदी में हम कहते हैं वानस्पतिक नाम, ठीक है ना, वानस्पतिक नाम। अब देखिए, एकदम आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे चीजों को। और क्लासेस देखिए, इधर बीच में आप लोगों का डेली वे में क्लास नहीं चल रहा था, ठीक है ना। डेली बेसिस पे क्लास नहीं दे पा रहे थे हम, ठीक है। हमारा एग्जाम था, इसलिए आप लोग का थोड़ा डिले कर दिए थे। लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों का कंटिन्यू क्लासेस आप लोगों के बीच जाएगा। तो आप लोगों को एकदम पेशेंस बना के सभी चीजें करते हुए और क्लासेस को देखना है, ठीक है ना। आप लोगों को डेली बेसिस पे क्लास मिलेगा और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इतने आसानी से और इतने आसान तरीके से और इतने मतलब आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में इतने इजी वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए, वानस्पतिक नाम देखिए एक्चुअल में होता क्या है। एक होता है साइंटिफिक नेम। क्या होता है? साइंटिफिक नेम। इसको हिंदी में हम कहते हैं वैज्ञानिक नाम। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम, ठीक है ना। अब अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो देखिए, वैज्ञानिक नाम हम लोग एक तो पौधों के बारे में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में। अब जब एग्रीकल्चर का डिफिनीशन पढ़ाए होंगे, पहला ही लेक्चर होगा, प्ले लिस्ट उसका बना हुआ है। 12th एग्रीकल्चर बिहार बोर्ड के नाम से हमने प्ले लिस्ट बनाया हुआ है मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। वहां पे हमने बताया है कि फसल के साथ साथ हम लोग पशुपालन भी करते हैं, मधुमक्खी पालन भी करते हैं, रेशम कीट पालन भी करते हैं, लाख कीट पालन भी करते हैं। इन सभी को सामूहिक रूप से हम एग्रीकल्चर कहते हैं। पहले सिर्फ हम फसलों के कल्टीवेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम पशुपालन की भी बात करते हैं। मतलब एकदम एक बड़े पैमाने पे एक व्यापक शब्द हो गया है अब एग्रीकल्चर। पहले एक छोटा सा शब्द था, एग्रीकल्चर का मतलब खेती बाड़ी कर लो भाई, ठीक है ना। लेकिन अब एक आप देखते होंगे बड़े बड़े जो फार्म हाउस खोले होते हैं, वहां पे खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं और बहुत बड़े क्षेत्र में करते हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया कि एक तो हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा जंतुओं के बारे में। तो जंतु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जूलॉजी के में। कहाँ पढ़ते हैं? जूलॉजी में, ठीक है ना। और प्लांट के बारे में हम पढ़ते हैं बॉटनी में। किसमें? बॉटनी में। अब देखिए, तो जब भी अगर हम गाय भैंस पढ़ाएं तो गाय भैंस में वहां पे हम लिखवाएंगे जूलॉजिकल नेम, नहीं तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है ना। ये दो टाइप्स के होते हैं। और जब भी हम पेड़ पौधों प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम कहेंगे बोटेनिकल नेम। अब आप लोगों को चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम अभी तो भाई थान एक क्या है, प्लांट है, तो हम यहाँ बोटेनिकल नेम लिखेंगे। इसका नाम है ओराइजा सेटाइवा। क्या नाम है? ओराइजा सेटाइवा। लिख लीजिए सारे लोग, ओराइजा सेटाइवा, ठीक है ना, ओराइजा सेटाइवा। अब देखिए, ये वानस्पतिक नाम क्यों बनाया गया भाई? तो वानस्पतिक नाम इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए, धान का लोकल लोकल जगहों पे मतलब अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसलिए एक बड़े लेवल पे वैज्ञानिकों की बैठक होती है और वहां पे अलग अलग फसलों के वैज्ञानिक नामों को रखा जाता है, ठीक है ना। अब वैज्ञानिक नाम को इसलिए रख दिया गया क्योंकि जब भी अगर हमको
उस चीज को, मतलब जैसे धान पे हम लोग को रिसर्च करना है और उसको एक बड़े पैमाने पे पूरे विश्व के लेवल पे विकास करने की बात होगी, ठीक है ना, उपज बढ़ाने की बात होगी, तो जब सभी साइंटिस्ट बैठेंगे तो नाम लेके क्या पुकारेंगे, ओराइजा सेटाइवा पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। भाई पता तो चले कि हम किस पे चर्चा करने वाले हैं। तो ओराइजा सेटाइवा सभी लोग जानते हैं कि हम चर्चा करना है। अगर साइंटिफिक नेम नहीं रहता तो कोई बिहार से चला गया, मान लेते हैं, मतलब भारत का प्रतिनिधित्व तो कर रहा है लेकिन कोई बिहार से गया हुआ है, तो वो कहेगा क्या, हाँ हाँ भारत पे करना है आज का चर्चा। अब वो सब अमेरिका है चाहे इंग्लैंड का व्यक्ति है, वो समझ ही नहीं रहा है कि भाई भारत क्या है या धान क्या है, वो लोकल लैंग्वेज नहीं जानता है, ठीक है ना। इसलिए लोकल लैंग्वेज नहीं तो सभी एक जगह अच्छे से बैठ के आराम से बातचीत कर सके और उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, उस पर शोध कर सके, उस पर रिसर्च कर सके, इसलिए उसका नाम रख दिया गया है साइंटिफिक नेम, जिसमें हम लोगों को एक नाम से पूरे विश्व में इसको पुकारा जाएगा। मतलब आप धान का भी जाके नाम रखिएगा यूएसए में ओराइजा सेटाइवा तो कोई जान जाएगा, ठीक है ना। और बिहार में भी आकर कोई साइंटिस्ट है वहाँ नाम रखते हैं तो कोई भी जान जाएगा। अब लोकल वाले जो जिनके सिलेबस में ये है ही नहीं वो तो नहीं जान पाएंगे ना भाई, तो वो लोग, क्योंकि वो लोग रिसर्च भी उन लोगों को नहीं करना है तो जानने की जरूरत भी नहीं है, तो लोकल लैंग्वेज ही जाने, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं, हाँ इसके अलावा अगर कोई एग्रीकल्चर पढ़ रहा है तो भाई वो अपना विदेश में सब्जी का दुकान भी चला सकता है, ठीक है। अरे वहां पे मान लो साइंटिफिक नेम रख के बेच सकते हो तुम, लोकल आदमी थोड़ा ना बेच पाएगा, लोकल आदमी पता चल जाएगा कि मतलब क्या बेचना है क्या नहीं, ठीक है ना, पता ही नहीं चलेगा मतलब, ठीक है। चलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे मेन टॉपिक पे। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों ये सब चीजें किया गया है, ठीक है। अब हमको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बोटेनिकल नेम, थोड़ा सा ये क्लास आपका थोड़ा लॉन्ग होगा, आ जाइए। अब है फैमिली, क्या है भाई, फैमिली किस स्कूल से बिलोंग करता है धान, ठीक है ना। तो हमने बोटेनिकल फैमिली के आधार पे भी बताया था क्लासिफिकेशन। तो जितना भी अनाज वाला फसल है, जिसको हम अनाज को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेन, तो जितना भी है अनाज वाला उसको हम बोलते हैं ग्रेमनी फैमिली। कौन सा फैमिली भैया, ग्रेमनी फैमिली। इसका पुराना नाम है पोएसी, पुराना नाम क्या है, पोएसी, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ये आप चीजों को समझ गए होंगे, चलिए इसी चीज को यहाँ लिख देते हैं एकदम सीक्वेंस में, आ जाइए। ग्रेमनी है, क्या है, ग्रेमनी, या इसी का पुराना ओल्ड नेम क्या है भैया, पोएसी है, ठीक है ना। आ जाइए लिख लीजिए आप लोग, ग्रेमनी, ग्रेमनी या पोएसी, ग्रेमनी या पोएसी। अब आइए, अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की, क्रोमोसोम नंबर की, इसको हम गुणसूत्र संख्या बोलते हैं। जैसे मनुष्य के बॉडी में 23 जोड़े मतलब 46 गुणसूत्र पाया जाता है, वैसे ही धान में, गेहूं में, अलग अलग फसलों में आपके क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। तो 2n बराबर लिखिए 24, और ये इससे पहले हमने बता भी दिया है, ठीक है। अब चलिए ओरिजिन प्लेस, देखिए ओरिजिन प्लेस जो है इसको हम बोलते हैं उत्पत्ति स्थान, क्या बोलते हैं बाबू, उत्पत्ति स्थान। अगर हम उत्पत्ति स्थान की बात करें, ठीक है, तो उत्पत्ति स्थान हम उसको कहते हैं जहां पहली बार धान की बुआई हुई हो या पहली बार जहां खोजी गई है, मतलब जहां साक्ष्य मिला हुआ है, उसी को हम बोलते हैं उत्पत्ति स्थान। जैसे आपका जन्म स्थान नहीं होता है जी, किसी का मान लेते हैं कोई सहरसा का है, कोई आरा का है, कोई बलिया का है, कोई सिवान का है, ठीक है ना, तो मतलब वहां उसका जन्म स्थान है। तो उसी तरह मतलब सबसे पहले धान की खेती कहाँ हुई थी, सबसे पहले गेहूं की खेती कहाँ हुई थी, जब जो पहला बार पता लगा है वही उसका क्या हो गया, ओरिजिन प्लेस, जहां पहली बार उगाया गया है। तो बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों का मानना है, किसी का मानना है कि साउथ ईस्ट एशिया है, किसी का मानना है बर्मा है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारत है। अब भारत क्यों है, तो अलग अलग तर्कों के आधार पर, ठीक है ना। कई लोगों का कहना है कि वैदिक काल में यहाँ पे जब शादी विवाह कई सारे पर्व त्योहार मनाए जाते थे तो उसमें राइस का प्रयोग हुआ है, राइस का प्रयोग हुआ है और राइस को शुद्ध माना गया है। जैसे आप अभी भी देखते होंगे जब शादी विवाह होता है तो उसमें अक्षत के रूप में हम लोग चावल का यूज करते हैं,
ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि इसका ओरिजिन प्लेस एक्चुअल में भारत है। अभी नए खोजों के आधार पे ये बता दिया गया है कि एक्चुअल में धान का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है, हस्तिनापुर वाले क्षेत्र में है। कहाँ है, हस्तिनापुर वाले क्षेत्र में है। तो ये बताया गया है। तो आइए इसका ना हम लोग इंडिया माने हैं अच्छे से, ना बर्मा माने हैं, तो हम लोग कर दिए हैं दोनों को मिला के कर दिए इंडो बर्मा। और बर्मा का नाम है अभी वर्तमान समय में, बर्मा का वर्तमान समय में नाम है म्यांमार, ठीक है ना। तो लिखिए इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। अब देखिए कभी कभी इंडो बर्मा ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, तो जो इंडो बर्मा का लोकेशन है वो साउथ ईस्ट एशिया में है। कहाँ है बाबू, साउथ ईस्ट एशिया में है। तो इसको लिख लीजिए साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व एशिया, हिंदी में लिख लीजिए दक्षिण पूर्व एशिया। ये जब आप मैप पे देखिएगा ना तो इसका भारत और म्यांमार का लोकेशन जो दिखाएगा आपको वो दक्षिण पूर्व एशिया दिखाएगा। चलिए तो इतना आप समझ गए, हमको जहां तक लगता है एकदम आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे। इतना तो सब में पढ़ना है, चाहे हम गेहूं पढ़ाएं, चाहे आपको मक्का पढ़ाएं, ज्वार पढ़ाएं, दाल का क्रॉप पढ़ाएं, चाहे अरहर पढ़ाएं, चना पढ़ाएं, इतना सब में लिखना है, ठीक है। अब आइए मेन टॉपिक पे, यहाँ से आपके एंट्रेंस में और साथ में आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट, आप नेक्स्ट है रिलेटेड इंस्टीट्यूट की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे, रिलेटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। मतलब संबंधित संस्थान, राइस से संबंधित कौन कौन सा संस्थान है उन सभी संस्थान को हम लोग देखेंगे। राइस से संबंधित संस्थान की हम बात करेंगे। तो कौन कौन संबंधित संस्थान है, तो देखते हैं सबसे पहले नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, फिर देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कौन कौन संस्थान है। और संस्थान से क्वेश्चन आपके कहाँ पूछे जाएंगे, तो आपके एंट्रेंस में पूछे जाएंगे और कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है। सबसे पहले लिखिए CRRI, ठीक है। अब देखिए CRRI क्या है, इसका नाम है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये आपका बाबू कटक उड़ीसा में है। कहाँ है, कटक उड़ीसा में है, ओडिशा, कटक उड़ीसा में है। कहाँ है, कटक उड़ीसा में। ये आपका कटक है, उड़ीसा की अगर ओडिशा लिखा जाता है ना जी, उड़ीसा की बात कर रहे हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय चावल या धान भी कह सकते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। तो ये पहला आपका हो गया, कहाँ है, कटक उड़ीसा। ये बना है 1946 में। कब बना है, 1946 में, ठीक है। चलिए ये एक ही बार में याद आपको नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे आप लोगों को कॉपी में लिखा रहेगा, बार बार इसको देखते रहना है। तो देखिए एक है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ है आपका, कटक उड़ीसा में है, ठीक है ना। अब आइए इसी का रीनेम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, रीनेम, मतलब इसका नामकरण दोबारा कर दिया गया है, नामकरण, नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। अब नाम भाई चेंज करके क्या कर दिया गया है, जब से ये भाजपा की सरकार मतलब मोदी जी की टीम आई है ना, तो काम से ज्यादा नाम बदलने में ये भरोसा रखते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, तो इन लोगों का जो है ये नाम बदल दिया गया है, ठीक है ना। अब जब नाम बदलता है ना तो भाई परेशानी होता है बच्चों को, ये सब दुख थोड़े ना समझते हैं आपका, ठीक है। चलिए हम ऐसा बात नहीं है कि हम अपोज कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जो अब अगर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो भाई है, इसमें भी तो वही काम हो रहा था। अब नाम बदलने से ऐसा थोड़े ना हो जाएगा कि कुछ चीजें आपका अच्छा हो जाएगा, अच्छा काम करने से अच्छा काम होता है, ठीक है। चलिए आइए रीनेम की बात करते हैं। इसका नाम कर दिया गया है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बस C के जगह N कर दिया गया है, ठीक है ना। तो लिखिए नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट,
नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसको कुछ नहीं, और है वहीं पे कटक उड़ीसा में ही है, कहीं दूसरे जगह नहीं गया है। बस उस बिल्डिंग पे पेंट से नाम लिख दिया गया है क्या, सेंट्रल की जगह नेशनल, ठीक है ना, सेंट्रल की जगह नेशनल, और कुछ नहीं, ठीक है ना। इसको हम राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहते हैं। अब केंद्रीय की जगह क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय कर दिया गया है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, बस, और कुछ नहीं किया गया है। चलिए, ये कहाँ है भाई, कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में। चलिए, इसका नाम बदल गया है अब। चलिए अब आ जाइए, अब लिखिए, एक और है इंडियन इंस्टीट्यूट, डबल आई डबल आर, डबल आई डबल आर, ठीक है ना। इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये दूसरे जगह है बाबू, अब बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। ये भैया है कहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, क्या बोलते हैं, भारतीय, ठीक है ना। यहाँ केंद्रीय, यहाँ राष्ट्रीय, और यहाँ क्या हो गया, भारतीय। ये अलग है, ठीक है ना। ये देखिए, ये बस नाम बदला हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों एक ही जगह है, बस नाम बदल गया है। ये दूसरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, जिसको हम लोग भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं, संस्थान। ये है कहाँ, तो ये है, सबसे खतरनाक आईपीएल का टीम कौन सा था, वैसे तो मतलब आरसीबी वाले के लिए आरसीबी ही खतरनाक है, चेन्नई वाले के चेन्नई ही खतरनाक है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इस बार तो सबसे खतरनाक एक्चुअल में आरसीबी ही था, लेकिन जिसमें सबसे मतलब धाकड़ प्लेयर सब था, जिसमें मतलब एक दो टिक गया तो मतलब पूरा एकदम तहलका मचा देता था, जैसे अभिषेक वाला टीम, ठीक है ना, अभिषेक शर्मा वाला, और ये ईशान किशन वाला, क्या नाम था जी, हैदराबाद, ठीक है ना, सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हैदराबाद में है, और हैदराबाद में एक राजेंद्र नगर है, ये पटना वाला राजेंद्र नगर नहीं, कितना तो बच्चा जान लेगा कि पटना में एक राजेंद्र नगर है, ठीक है ना, नहीं बाबू, ये एक हैदराबाद में राजेंद्र नगर है। देखो, राजेंद्र नगर एगो हैदराबाद में भी है, और एगो है दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी राजेंद्र नगर है, एक ओल्ड राजेंद्र नगर भी है, यूपीएससी के लिए फेमस है। एक अपने पटना में है राजेंद्र नगर टर्मिनल, ठीक है ना, स्टेशन है राजेंद्र नगर टर्मिनल, ठीक है ना। ये तो हैदराबाद वाला राजेंद्र नगर है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, राजेंद्र नगर हैदराबाद। चलिए भाई, लिख लीजिए। अब आ जाइए, ये तो हो गया आपका नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे दो इंस्टीट्यूट है, एक है आपका नेशनल राइस रिसर्च, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। अब आ जाइए, एक इंटरनेशनल लेवल पे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, वो डबल आर था, ये आई डबल आर आई है, ये क्या है, आई डबल आर आई है, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम लोग बोलते क्या हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है भाई, तो ये है आपका मनीला। कहाँ है, मनीला। मनीला एक राजधानी है फिलीपींस कंट्री की, मनीला राजधानी किसका है, फिलीपींस की, ठीक है ना, मनीला।
लेकिन अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया है लॉस बेनॉस में। कहाँ? तो लिख लीजिए यहाँ ट्रांसफर। कभी कभी नाम ये ट्रांसफर वाला नहीं दिया रहता है, मनीले दिया रहता है, तो लिखिए लॉस बेनॉस, लॉस बेनोस, ठीक है ना, लॉस बानोस, ठीक है, वेनोस। जो लॉस बेनोस है, ठीक है ना, ये कहाँ है बाबू? फिलीपींस में है। कहाँ है? यहाँ पे लिख देते हैं फिलीपींस, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फिलीपींस में। कहाँ पे है? फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहेगा तो कहाँ है? फिलीपींस में। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में। किसके बारे में? इंपॉर्टेंस के बारे में। तो चलिए लिखिए इंपॉर्टेंस। अब देखिए इंपॉर्टेंस भाई क्या क्या है। तो सबसे पहले तो लिखिए राइस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन बिहार एंड इंडिया। बिहार एंड इंडिया मतलब बिहार के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है? राइस है। और इंडिया के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है? राइस है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए चावल, चावल बिहार और भारत का एक महत्वपूर्ण फसल है, एक महत्वपूर्ण फसल है। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखिए अबाउट 90% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स about 90% of total world's area and production of rice under साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट जो ओरिजिन प्लेस है, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में पूरे विश्व का 90% प्रोडक्शन होता है और बाकी का जितना कंट्री है वो 10% में ही निपट जाता है, ठीक है ना। मतलब टोटल 90% विश्व का, मतलब ये पूरा आपका विश्व है। और 100% अगर चावल का प्रोडक्शन हो रहा है ना बाबू, तो इसमें 90% कहाँ है? ये आपका वर्ल्ड हो गया, ठीक है ना, वर्ल्ड हो गया। तो इसका 90% जो है वो कहाँ होता है? आपका साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। और इसका टोटल इस पूरे विश्व का दो ऐसा कंट्री है जिसका नाम है इंडिया और चाइना। ये दोनों मिलकर, ठीक है, विश्व का 50% प्रोडक्शन करते हैं। कितना करते हैं? विश्व का 50% प्रोडक्शन करते हैं। इसको लिख लिया ना जी। देखिए यहां पे हमने बताया कि विश्व का 90% साउथ ईस्ट एशिया करता है और साउथ ईस्ट एशिया में ही आपका इंडिया आता है और चाइना आता है और बाकी के इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इसके अलावा जापान, ये सब किस में आते हैं? जापान तो ऐसे पूर्वी एशिया में पड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इधर वाला जो मलेशिया है, थाईलैंड है, जापान, ये आपका क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया है, ये सब किस में आ जाएंगे? साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ पे चावल का प्रोडक्शन काफी होता है, ठीक है। चलिए लिखिए आगे, लिखिए नेक्स्ट। ये सब इंपॉर्टेंस में लिखवा रहे हैं। अबाउट 50% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स production of rice under India and China, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं विश्व के कुल चावल, अच्छा उसका हिंदी नहीं लिखवाया था, अच्छा लिखवा देते हैं, इसको पहले लिख लीजिए। विश्व के कुल चावल उत्पादन का 50%, विश्व के कुल चावल का 50% उत्पादन
भारत और विश्व के कुल चावल का 50% उत्पादन भारत और चीन करता है, भारत और चीन करता है, ठीक है ना। और वहां पे आप लोग लिख लीजिए, यहां पे हिंदी इसका लिख लीजिए, विश्व का विश्व के चावल का, यहां पे लिखिए विश्व के कुल चावल का 90% उत्पादन दक्षिण पूर्वी एशिया में करता है, दक्षिण पूर्वी एशिया करता है, दक्षिण पूर्वी एशिया करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हिंदी, एक मिनट, ये आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ तक लिख लिए होंगे, ठीक है ना। विश्व के कुल चावल का 50% उत्पादन भारत और चीन करता है, दो ही देश मिलके, ठीक है। अब आ जाइए, अब और क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए अगर हम सबसे ज्यादा, अगर विश्व के लेवल पे देखें, इन वर्ल्ड के लेवल पे, तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में गेहूं उत्पादन होता है, ठीक है ना। ये चीजें आप लोग समझ लीजिए, ये कभी नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है। अगर पूछे कि विश्व का महत्वपूर्ण फसल कौन सा है, ठीक है ना, तो विश्व का महत्वपूर्ण पूछेगा तो व्हीट है, विश्व का महत्वपूर्ण पूछेगा तो व्हीट है, गेहूं है, और दूसरे नंबर पे चावल है विश्व में, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे चावल है विश्व में, जिसको हम राइस कहते हैं, और तीसरे नंबर पे मक्का है, जिसको हम लोग मेज कहते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है आपका, मेज है। लेकिन अगर आप इंडिया के लेवल पे आइएगा, इन इंडिया, अगर भारत के लेवल पे हम बात करें भारत में, तो भारत में नंबर 1, मतलब सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्रॉप है, ये है आपका राइस। क्या है, राइस। तो विश्व का गेहूं है, और एक मिनट, विश्व का गेहूं है और भारत का कौन है, आपका राइस है। 2 नंबर पे हम लोग प्रायोरिटी देते हैं गेहूं को, 2 नंबर पे, दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी किसको देते हैं, गेहूं को, और तीसरे नंबर पे हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, तीसरे नंबर पे हम देते हैं मक्का को, ठीक है ना। वैसे विश्व में भी तीसरे पे मक्का है, लेकिन यहाँ पे बस एक बदला है, क्या है कि विश्व में गेहूं है महत्वपूर्ण, तो भारत में क्या है, चावल है, ठीक है। बिहार में भी चावल ही महत्वपूर्ण है, बिहार में भी चावल ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए बिहार का भी लिख ही देते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए। और ये देखिए आपके टोटल, मतलब हर चीज आपका क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमारा एग्जाम भी खत्म हो गया है, अब आप लोगों का क्लास एकदम धमाकेदार तरीके से चलेगा, ठीक है। चलिए आइए, तो ये हो गया राइस, चावल, ठीक है ना। और चावल को प्रायोरिटी क्यों दिया जाता है जी, क्योंकि हम लोग थोड़ा आलसी हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या हैं, आलसी हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि आटा गूंदे और फिर रोटियां पकाएं, ठीक है। चलिए आइए, राइस हो गया, व्हीट हो गया, दूसरे पे क्या हो गया, व्हीट हो गया, और तीसरे पे आपका मेज हो गया। तो ये है आपके बिहार के प्रमुख फसल, ठीक है ना। जो सबसे नंबर 1 पे है राइस, भारत में भी नंबर 1 पे राइस, लेकिन विश्व में गेहूं है। अब आइए थोड़ा सा इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू लिख लेते हैं। क्या लिखना है, न्यूट्रिटिव वैल्यू, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं राइस में, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसको हम कहते हैं पोषण मान, मतलब कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स में होता क्या है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स 70 से 72% होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। ये क्या करता है, ये कई बार हम बताए होंगे, इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। मतलब तुरंत, जैसे आप देखते होंगे फुटबॉल जो प्लेयर है वो खेलता है तो क्या तुरंत ग्लूकोज मंगाता है, और ग्लूकोज क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अब आइए प्रोटीन,
जिसके बॉडी में प्रोटीन, वो काफी होगा बॉडी बिल्डर आदमी, ठीक है ना। जिसको प्रोटीन समय समय पे मिलेगा, उसका शरीर का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें पाया जाता है 6 से 7% प्रोटीन, बस इतना ही प्रोटीन पाया जाता है राइस में। इससे ज़्यादा पाया जाता है, 8 से 13% पाया जाता है गेहूं में, जब गेहूं पड़ाएंगे। इसीलिए घर वाला कहता है कि बबुआ, चावल के साथ साथ मतलब भात तो खाते रहना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रोटी भी खाना है, ठीक है ना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो घर वाला आपको हमेशा बचाना चाहता है। आइए लिखिए, इसमें प्रोटीन का नाम है ओराइजेनिन, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम था राइस का क्या, ओराइजा सेटाइवा। तो इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है ओराइजेनिन। क्या नाम है, ओराइजेनिन, ठीक है। अब आइए फैट, फैट इसमें 2 से 2.5% पाया जाता है। कितना, 2 से 2.5% क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है, तो इसको कर लीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है बाबू। चलिए अब आ जाइए थोड़ा सा मेन टॉपिक पे। अब ये तो हो गया आपका क्या, न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब आइए एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लिखिए। क्या लिखना है, एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। इसको हम कहते हैं क्षेत्र उत्पादन और उत्पादकता, और उत्पादकता, ये 3 चीजें, ठीक है ना। क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता की हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्षेत्र मतलब एक बड़े लेवल पे उगा रहे हैं, जितना आप क्षेत्र, कोई 5 कट्ठा बोता है, कोई 10 कट्ठा बोता है, कोई 1 बीघा बोता है, कोई 5 बीघा बोता है, तो जो जितना में बोता है उसका वो क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। उत्पादन क्या हुआ भाई, तो जितना क्षेत्र में आपने बोया है खेत, उस पूरे क्षेत्र में जितना आपका चावल का पैदावार हुआ है, वही उत्पादन हो गया आपका, ठीक है ना। अब उत्पादकता क्या होता है, तो जितना क्षेत्र में आप बोए हैं और जितना पैदावार हुआ है, मान लेते हैं आप 10 बीघा बोए हैं, और देखिए बीघा होगा छोड़िए, ठीक है ना, ये सब बीघा की बात नहीं करेंगे। जब भी अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में, हेक्टेयर में बात करेंगे। किस में बात करेंगे, हेक्टेयर में। तो एक क्वेश्चन पूछता है आपके एंट्रेंस में, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो 2.47 एकड़। अब ये मत कोई पूछ देना बाबू एकड़ कितना का होता है, तो एकड़ 27 कट्ठा को 1 एकड़ कहते हैं, 27 कट्ठा को 1 एकड़, 20 कट्ठा को 1 बीघा कहते हैं। ये लोकल है, कहीं भी बदलता रहता है, ठीक है ना, बीघा बदलता रहता है, ठीक है। चलिए आइए, तो 1 हेक्टेयर, जैसे कई सारे जगहों पे कुछ ज़्यादा को कुछ कम को मतलब 1 बीघा बोला जाता है। हम लोग के एरिया में, सिवान छपरा गोपालगंज वाले एरिया में 20 कट्ठा को 1 बीघा हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। लगभग बिहार का हर क्षेत्र में इतना ही है, ठीक है ना, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, हेक्टेयर भी अलग अलग है। चलिए, तो 2.47 एकड़, तो 1 हेक्टेयर बराबर 2.47, हम एकड़ में बात करेंगे, सॉरी हेक्टेयर में। तो मान लेते हैं 10 हेक्टेयर राम ने खेती किया है, कौन, राम, ठीक है ना। हम वहीं से, जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे ना, जब भी ट्रांसलेशन कोई भी टीचर पढ़ाता था, राम आम खाता है, ठीक है ना, मतलब हमेशा राम ही आम खाएगा भाई, कभी लक्ष्मण को भी खिलाओ, ठीक है। चलिए आइए, 10 हेक्टेयर है, ठीक है ना, मतलब राम ने 10 हेक्टेयर अपना खेती की है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्षेत्र, 10 हेक्टेयर क्या हो गया, क्षेत्र। इस 10 हेक्टेयर में जितना, मान लेते हैं कितना, 100 क्विंटल ये उत्पादन किए, पैदावार किए, 100 क्विंटल इनका अनाज हुआ, तो उसको कह दिए उत्पादन। 100 क्विंटल क्या कर लिए, पैदावार किए अनाज, तो उसको हम बोले उत्पादन। एक ही में सब समझ लीजिए, ये हो गया हेक्टेयर, क्षेत्र हो गया, ये हो गया उत्पादन। अब इसको देखिए, ये 100 क्विंटल उपजाए हैं 10 हेक्टेयर में, तो ये 100 क्विंटल बटा 10 काटेंगे तो 10 आ गया, मतलब 1 हेक्टेयर बराबर कितना क्विंटल, 10 क्विंटल। मतलब इनका एवरेज उत्पादन कितना है, पर हेक्टेयर उत्पादन है
1 हेक्टेयर में 10 क्विंटल। तो जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हुआ उसी को हम बोले प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ लिख सकते हैं पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इतना तो समझ गए। अब आइए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे विश्व के लेवल पे, भारत के लेवल पे, बिहार के लेवल पे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें भाई, बिहार से कि विश्व से? पहले बिहार से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि बिहार से हम लोग हैं, ठीक है ना। चलिए पहले बिहार से, तो लिखिए इन बिहार रोहतास को ही हम सासाराम बोलते हैं, ठीक है ना। रोहतास का दूसरा नाम क्या है? सासाराम, ठीक है ना। जैसे जिला का नाम है सासाराम, हेडक्वार्टर कहाँ है? रोहतास, कि रोहतास जिला का नाम है और सासाराम हेडक्वार्टर है। तो ये जो है आपका सासाराम, ठीक है ना, सासाराम हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। जिला का नाम क्या है? रोहतास जिला। क्या नाम है? रोहतास। जिला का नाम है रोहतास और सासाराम हेडक्वार्टर है। जैसे जिला का नाम है वैशाली, लेकिन सभी काम कहाँ होता है? डीएम साहब हाजीपुर में बैठते हैं, ठीक है ना। वैशाली में कुछ नहीं मिलेगा आपको। जैसे नालंदा जिला का नाम है, लेकिन सारा चीज़ होता है बिहार शरीफ में, वैसे ही जिला का नाम है रोहतास, काम कहाँ होता है? सासाराम में, ठीक है। आइए, तो इन बिहार सासाराम या रोहतास हैज फर्स्ट रैंक इन एरिया प्रोडक्शन, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया पे भी उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है, और प्रोडक्टिविटी भी, मतलब 1 हेक्टेयर में उत्पादकता भी सबसे ज़्यादा किसका है? 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी रोहतास जिला का ही है। तो ये हो गया आपका रोहतास। चावल के उत्पादन में कौन? रोहतास, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब हम लोग देखेंगे भारत के लेवल पे। कहाँ? भारत के लेवल पे। तो लिख लीजिए इन इंडिया भारत में, इन इंडिया भारत में, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम भारत में बात करें तो क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहले एक लाइन रहेगा एरिया वाला, एक रहेगा प्रोडक्शन वाला, ठीक है ना। और हाँ, जितने लोग पुराने ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं ये क्लास, वो लोग थोड़ा सा एक बार और इस क्लास को देख लेंगे, रिवीजन तो हो ही जाएगा, और ये जो डाटा बदला है ये आपका अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है ना। एक के बार भगा के देख लेना ये, ठीक है ना। अगर रिवीजन है तो एक के बार क्या कर लेना तुम लोग बाबू, एक ही बार भगा के देख लेना, और रिवीजन करना है तो आपसे एक बार देख लेना, और ठीक है ना। चलिए एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एरिया को हम क्या बोलते थे? क्षेत्र। तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्र में उगाया जाता है धान? तो देखिए अभी तो यूपी है, फिर है तेलंगाना, और फिर है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। प्रोडक्शन में भी सेम है, उत्तर प्रदेश। पहले पश्चिम बंगाल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता था, लेकिन अभी प्रोडक्शन कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश। दूसरे पे कौन सा है? तेलंगाना, दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे है वेस्ट बंगाल, तीसरे पे कौन सा है? वेस्ट बंगाल है, ठीक है। अब आ जाइए प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी में पंजाब है। क्या है? पंजाब है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए कि पर हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य का है? तो पर हेक्टेयर उत्पादन मतलब उत्पादकता सबसे ज़्यादा है पंजाब का। और सबसे ज़्यादा कहेगा कि ओवरऑल चावल का प्रोडक्शन करने वाला सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? तो वो उत्तर प्रदेश है, और एरिया में भी उत्तर प्रदेश है। अब आते हैं हम लोग विश्व की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं इन वर्ल्ड विश्व में, ठीक है ना, इन वर्ल्ड विश्व में। तो चलिए लिख लीजिए एरिया और प्रोडक्शन, एरिया और प्रोडक्शन। पहले चाइना नंबर 1 पे था, अब आ गया है इंडिया। अब कौन आ गया है? इंडिया। तो चलिए जी बाबू लिखिए, इंडिया कौन है? इंडिया नंबर 1 पे, दूसरे पे है चाइना, और तीसरे पे है आपका इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया।
वैसे ही प्रोडक्शन में भी कौन है, इंडिया है, ठीक है ना, चाइना है और इंडोनेशिया है, ठीक है ना, इंडोनेशिया है। चलिए, तो ये हो गया आपका एरिया प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट करके लिखना है, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट करके लिखना है, इन बिहार। इन बिहार आप लोग तो जान गए हैं कि रोहतास नंबर 1 पे है, इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में राइस का एरिया कितना है, तो राइस का एरिया है, टोटल है 33 लाख हेक्टेयर। टोटल कितना है, टोटल 33 लाख हेक्टेयर है। टोटल 33 लाख हेक्टेयर जमीन पे धान की खेती होती है बिहार में, जिसमें 32 लाख हेक्टेयर, 32 लाख हेक्टेयर पे आपका खरीफ राइस बोया जाता है, ठीक है ना, खरीफ राइस। और 1 लाख हेक्टेयर पे, 1 लाख हेक्टेयर पे जो खरीफ का भी सीजन चल रहा है, 1 लाख हेक्टेयर पे बोरो राइस बोया जाता है। बोरो एंड गर्मा, बोरो एंड गर्मा को हम समर बोलते हैं, बोरो एंड समर राइस बोया जाता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए प्रोडक्टिविटी कितना है बिहार का, ये क्वेश्चन अभी पिछले साल ही बोर्ड के एग्जाम में पूछा है। तो प्रोडक्टिविटी है 2525 केजी, क्विंटल नहीं, 2525 केजी पर हेक्टेयर। क्विंटल में चेंज करना है तो 100 से भाग दे देंगे, तो 25 क्विंटल, 25.25 क्विंटल पर हेक्टेयर होगा। मतलब 25 क्विंटल 25 किलो एक हेक्टेयर में उपजाता कौन है, अपना बिहार है। तो प्रोडक्टिविटी कहेगा तो 2525 केजी, और एरिया कितना है बिहार में। तो अगर खरीफ राइस के लिए पूछेगा तो 32 लाख, और बोरो और समर के लिए पूछेगा तो 1 लाख। बोरो और समर आप नहीं समझ रहे होंगे तो इसको हम समझा देते हैं, वैसे तो इसको पूरा डिटेल्स में समझाना ही है, इसको समझ लीजिए क्या होता है बोरो और ये समर। समर को हम अस कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम अमन कहते हैं, क्या कहते हैं, अमन, खरीफ को। तो एक होता है अस, जिसको हम लोग धान की बुआई हम लोग मार्च में करते हैं और जून जुलाई में काट लेते हैं, इसको कहते हैं गर्मा, ठीक है ना। मतलब धान की बुआई तीनों सीजन में हम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में है खरीफ का जब बरसात होता है, ठीक है। और जो बोरो है इसको हम ठंडी में बोते हैं, ठंडी में अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और अप्रैल में कटाई कर लेते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और अप्रैल में कटाई कर लेते हैं। तो ये बहुत कम क्षेत्र पे बिहार में उगाया जाता है, और कोसी और मिथिलांचल वाला क्षेत्र में ये उगाया जाता है, बाकी जगहों पे नहीं उगाया जाता है, कोसी और मिथिलांचल वाले एरिया में, ठीक है ना। जो मधेपुरा सहरसा वाले क्षेत्र हैं, सुपौल वाले, वहां पे लोग उगाते हैं। इसके साथ आज रहने देते हैं इतना ही क्लास। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी के बारे में, फिर सॉइल के बारे में, क्लाइमेट और सॉइल के बारे में, और फिर इस राइस को खत्म करेंगे और पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमको लगता है जहां तक आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी बच्चों को एकदम समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। अगर जिन भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लेते हैं नोट्स वगैरह को लेकर, ठीक है, तो एक आपका नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करके सकके और हाई लिख कर मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलता रहेगा, ठीक है ना। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।